स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पर। और हम लोग स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए जो सीरीज चला रहे हैं या यूं कहें हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। हम लोगों ने शुरू किया था प्लांट फिजियोलॉजी या पादप शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें हम पहला चैप्टर जो शुरू किए हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या पौधों में परिवहन। और पहले लेक्चर में हम लोगों की बात हुई थी विसरण के बारे में। उससे पहले हमने कलाओं की प्रकृति के बारे में भी जाना था, कितने प्रकार की पारगम्य कला, अपारगम्य कला, अर्धपारगम्य कला या आंशिक रूप से अर्धपारगम्य कला, इनके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद हमने विसरण को शुरू किया था। विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमारी बात हुई थी। हमने पढ़ा था विसरण पौधों में कहाँ योगदान करता है, उसका क्या महत्व है, जैसे कि गैस विनिमय में विसरण का योगदान है या वाष्पोत्सर्जन जो पौधों में होने वाली प्रक्रिया है वो विसरण पे आधारित प्रक्रिया है। साथ ही साथ इस दौरान बीच बीच में कई बातें हमें बहुत खास पता चली कंपटीशन के हिसाब से, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण शोषण से 10 गुना तेज प्रक्रिया है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट हम लोगों का आया था। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि दिन में जब पौधे ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दिन में भी शोषण तो चल ही रहा है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो ऑक्सीजन ही क्यों निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण शोषण से 10 गुना तेज प्रक्रिया है। वो शोषण वाली सारी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है और उससे काफ़ी अधिक मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनी, जो शोषण में यूज नहीं हो पाई, तो वो फिर निश्चित तौर पे धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगी। तो गैस विनिमय जो है ये विसरण आधारित प्रक्रिया है। इसी तरह से वाष्पोत्सर्जन, जब भी कभी पौधे के अंदर वाष्प अधिक मात्रा में होती है, जल वाष्प यानी वातावरण शुष्क हो, बाहर का वातावरण शुष्क है, अंदर काफ़ी वाष्प बनी है, तो ज़्यादा से कम की तरफ वाष्प अपनी ज़्यादा से कम की तरफ आएगी। हाँ, अगर संतृप्त वातावरण है, वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल में नमी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर के वाष्प और बाहर के वाष्प के बीच का जो अंतर था वो उतना नहीं रहेगा। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन भी एक पूरी तरह से विसरण आधारित प्रक्रिया है, डिफ्यूजन पे आधारित प्रक्रिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों का पहला दिन था, तो कुछ बातें जनरल बेसिक से हमने स्टार्ट की थी। हालांकि हम चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से आ चुके थे और विसरण का टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे अब जो हम बढ़ेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सभी को ज्ञात होगा कि नीट में एनसीईआरटी ही मुख्य आधार पुस्तक है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे विसरण के प्रकारों के बारे में, और विसरण के प्रकार के बाद क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में भी हम साथ साथ जानेंगे। तो साधारण विसरण या सिंपल डिफ्यूजन के बारे में एक तरीके से हम लोगों की बात हुई थी। ये भी बात आ चुकी थी कि विसरण जो है ये एक पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया है। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस, ये लाइन आ चुकी थी। तो अब यहीं से शुरू करते हैं, विसरण के कितने प्रकार हैं और ये सक्रिय निष्क्रिय वाला जो परिवहन है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में दो मुख्य प्रकार के बारे में, या परिवहन के दो मुख्य प्रकार के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और हम उसी में आगे बढ़ते हुए एक निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, दो प्रकार के परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। निष्क्रिय परिवहन में ऑलरेडी हमने साधारण विसरण वाला हिस्सा पढ़ लिया है। तो एक प्रकार है इसका सिंपल डिफ्यूजन, जिसे हम हिंदी में साधारण विसरण नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं बार बार साथ साथ बोलता चला जा रहा हूं, आप अगर चाहें, कहीं आपको कठिनाई लगती है कि सिंपल डिफ्यूजन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अपने पास एक नाम दूसरा हिंदी वाला साधारण विसरण लिख सकते हैं। दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्रकार बताया गया वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस शब्द में भी बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी एक इतना सामान्य शब्द है जिसे मेरे ख्याल से सभी छात्र छात्राएं जानते हैं। फैसिलिटी, सुविधा, तो फैसिलिटेटेड शब्द वहीं से उत्पन्न हुआ है।
इसको हम हिंदी में सुविधा विसरण या सहज विसरण के नाम से भी कभी कभी जानते हैं, यानी वो विसरण जिसके लिए किसी प्रकार की सुविधाएं देनी पड़े। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको कि हम निष्क्रिय परिवहन बोल रहे थे, बगैर ऊर्जा के पदार्थों के परिवहन की बात कर रहे थे, उसमें ये दो प्रकार आते हैं। सक्रिय वाला जो परिवहन है उसमें कोई अन्य प्रकार नहीं बताए गए हैं। सक्रिय परिवहन केवल एक ही तरीके से, ठीक है, और जो कुछ अगर बातें हो सकती हैं तो सक्रिय परिवहन में हम बाद में बात करेंगे। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, हम आज मुख्य तौर पे इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी सुविधा विसरण और साधारण विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन के बीच पहले अंतर जानने का प्रयास करेंगे। ये बात हो चुकी थी कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो तो पूरी तरह से पारगम्य है। सेलुलोज वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो पूरी तरह से पारगम्य है और विलायक और विलेय दोनों पदार्थ भीतर आ सकते हैं कोशिका के या बाहर जा सकते हैं आसानी से अपने सांद्रता के अनुरूप, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये बात हमारी हो चुकी थी। लेकिन किसी भी पदार्थ को कोशिका के वास्तविक हिस्से में, मुख्य हिस्से में यानी कोशिका द्रव्य में अगर पहुंचना है तो केवल भित्ति ही नहीं, उसको कोशिका कला को भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। कोशिका कला से भीतर आना पड़ेगा या कोशिका से निकलना है तो कोशिका कला से बाहर जाना पड़ेगा। और कोशिका कला कैसी होती है? कोशिका कला लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोवसाओं और प्रोटीन से निर्मित होती है। तो ये जो लिपिड की बनी हुई, मुख्य तौर पे जो हम नाम ले रहे हैं लिपिड प्रोटीन की बनी हुई, तो लिपिड वाला जो क्षेत्र है, वसा में घुलनशील जो चीजें होती हैं अगर वो कोशिका के बाहर अधिक हैं तो वसा में मिश्रित होते हुए भीतर आ सकती हैं कोशिका के। अगर वो कोशिका के भीतर ज्यादा हैं तो उसी वसा की में घुलते हुए वो बाहर आ सकती हैं ज्यादा से कम की तरफ बेहद आसानी से। तो इस वाली प्रक्रिया को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या साधारण विसरण। मैं अब डिफ्यूजन के लिए, जैसे आपको कल बताया जा चुका है, यहां पे मैंने खाली डी लिख के छोड़ दिया है कैपिटल लेटर से, जिसका मतलब है डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन मैंने कहा थ्रू, थ्रू माने से या द्वारा, थ्रू लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं, कोशिका कला, को के बाद मैंने डॉट रखा, कोशिका कला। तो कोशिका कला के जो वसा पदार्थ हैं उनसे होता है। तो थ्रू का मतलब हमने से लगाया है, कोशिका कला के वसा पदार्थों से होता है। कैसे होगा? वही ज्यादा से कम की तरफ वो परिवहन होगा। यह है सिंपल डिफ्यूजन। अब बात आती है दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हमने सुविधा विसरण का नाम दिया है या सहज विसरण के नाम से भी जानते हैं। जो पदार्थ वसा में घुलनशील नहीं है, क्या वो कोशिका के भीतर अगर आते हैं या कोशिका से बाहर जाते हैं, कोशिका द्रव्य से बाहर जाते हैं, तो वो किस प्रकार से उनका आना जाना होगा? तो ये हम बात करेंगे सुविधा विसरण के बारे में। उसके लिए कोशिका कला में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए कोशिका कला में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम सुरंग रूपी चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं या वाहक ले जाने वाले कैरियर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कैरी करना मतलब ले जाना, जैसे कैरी बैग, कोई सामान आप ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो उसी तरह से कैरियर प्रोटीन। तो बोर्ड पे एक डायग्राम से समझ सकते हैं, हालांकि ये डायग्राम कोशिका कला का है और इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है या उपयोग में लिया है। तो ये फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत, उसके ऊपर कुछ बाह्य प्रोटीन, कुछ अंदर धसे हुए प्रोटीन, ये इस तरह का मैंने एक वसा और प्रोटीन से निर्मित जो कला होती है उसका चित्र बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है। आपके सामने वो चित्र दिया है। तो जो पदार्थ वसा में घुलनशील है, बोर्ड पे ध्यान देते चले जाएं, आप इसको समझते चले जाएं। अगर कोई पदार्थ वसा में घुलनशील है, हाई लिखा मैंने यहाँ पे, यानी ऊंची मात्रा में वो बाहर उपस्थित है, और लो या न्यून मात्रा में वो भीतर की तरफ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वसा में घुलनशील है तो वो इसी वसा में मिश्रित होते हुए ज्यादा से कम की तरफ आ जाएंगे। और ये जो हाई से लो की तरफ वसा में घुलनशील लिपिड सॉल्युबल, ये लिखा मैंने वसा में घुलनशील, तो अगर वो हाई से लो की तरफ वसा में घुलनशील सीधे एसी में मिश्रित होते हुए आ जाते हैं, ये वाला प्रकार हमारा क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। अब आगे बात आई
कि जो पदार्थ वसा में घुलनशील नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो जो वसा में घुलनशील नहीं है, अगर वो पदार्थ बाहर ज्यादा मात्रा में है, भीतर कम है, कोशिका को उनकी आवश्यकता है, तो ये जो आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन के बीच में एक अवकाश दिखाया गया है। ये अवकाश आवश्यकता अनुसार बन जाता है और अगर ये मिल जाते हैं प्रोटीन सभी तो बंद भी हो जाता है। इसको ही हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल बहुत सामान्य शब्द है, सभी समझते हैं, एक तरीके का गेट कह लीजिए, एक सुरंग रूपी रचना कह लीजिए, दोनों सिरों पे खुली हुई। तो अगर ये चैनल खुल जाते हैं और बाहर पदार्थ ज्यादा अंदर कम, वसा में ना भी घुल सकता हो, इस मार्ग से आसानी से वो भीतर आ सकता है। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार के प्रोटीन आपको कहे थे कैरियर प्रोटीन, तो यहां पे दिखाए हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की विशेषता होती है एक विशेष प्रकार के अणु या विशेष प्रकार के पदार्थ जो उनके साथ उनमें जो ग्रूव है, उनमें जो स्थान है अंदर स्थित, उसमें अगर फिट हो जाते हैं तो फिर ये कैरियर घूम जाते हैं और उसे भीतर ला सकते हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ या तो कैरियर यानी लाने वाले, वाहक या वहन करने वाले, इस प्रकार के प्रोटीन के द्वारा वो भीतर लाए जा सकते हैं। नाम यहां लिख दिया गया है कैरियर प्रोटीन, ये भी नाम लिखा जा चुका है चैनल प्रोटीन। तो जब चैनल या कैरियर प्रोटीन के द्वारा किन्हीं पदार्थों को जो वसा में नहीं घुलते थे कोशिका के भीतर लाया जाता है, और अगर वो अधिक मात्रा में भीतर थे तो बाहर भी ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार के विसरण को, जिसके लिए सुविधा बनाई ना, कला के अंदर एक सुविधाजनक तरीका बनाया गया, प्रोटीन ने इसमें असिस्ट किया, सहायता दी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सुविधा वाला विसरण या सहज विसरण भी कभी कभी इसके लिए नाम यूज करते हैं। तो दूसरा, ये हमने बात की थी सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, अभी मैंने आपको बताया है दूसरे प्रकार के वाले यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुविधा विसरण के बारे में। सुविधा विसरण में क्या बात हुई हमारी, जब कोई पदार्थ हाई से लो की तरफ आएगा, हाई से लो की तरफ आएगा। कौन सा पदार्थ, पोलर या ध्रुवीय पदार्थ जो वसा में नहीं मिलते, इसके लिए एक और शब्द मैंने उपयोग किया, ध्रुवीय पदार्थ। तो जो पोलर सॉल्यूट या पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस आप कह सकते हैं आवेशित रचनाएं, जिन पे कोई आवेश है, कोई खनिज आयन वगैरह, तो उस तरह की चीजें। तो जो पोलर सब्सटेंस है अगर वो हाई से लो की तरफ आते हैं, इसी के लिए मैंने पहले क्या कहा था, वसा में ना घुल सकने वाले, तो यहाँ पे अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए लिखा है नॉन लिपिड सॉल्युबल, वसा में ना घुल सकने वाले। तो बात हो गई जो वसा में नहीं घुलते, जो ध्रुवीय प्रकार की प्रकृति वाले हैं, और वो अगर ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो वो आएंगे थ्रू, जैसा पहले लिखा था उसी प्रकार से लिख रहे हैं, यहां भी हमने थ्रू शब्द का प्रयोग किया था। थ्रू लिपिड आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। कौन आएंगे, वसा में घुलनशील वाले। तो बगैर वसा में घुलनशील वाले कैसे आएंगे, तो यहां हम लिख रहे हैं थ्रू चैनल, चैनल प्रोटीन के माध्यम से, एंड कैरियर, और जो वाहन करने वाले या लाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन है उनके माध्यम से वो अंदर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अच्छे अंतर अब प्राप्त हो गए होंगे और आप उसके बारे में स्पष्ट हो गए होंगे। एक बार फिर से सीधे तौर पे अंतर करते हुए देख लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन उन पदार्थों का होगा जो वसा में घुलनशील हैं। सुविधा विसरण उन पदार्थों का होगा जो वसा में घुलनशील नहीं है। दूसरे तरीके से या दूसरा डिफरेंस, सिंपल डिफ्यूजन लिपिड पदार्थ से ही होगा, फॉस्फोलिपिड पदार्थ से ही होगा कला के, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो चैनल अथवा कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होगा। तो एक वसा के माध्यम से होगा और एक प्रोटीन के माध्यम से होगा। हालांकि दोनों ही प्रकार वालों में ऊर्जा कोई नहीं लगती, और ये पहले लिखा जा चुका है, दोनों ही निष्क्रिय परिवहन में आते हैं, दोनों ही निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तो दो अंतर की अभी हमने बात की थी। तीसरा, इसी बात को ऐसे भी कहा गया था कि सिंपल डिफ्यूजन जो है उसमें नॉन पोलर चीजें, गैर ध्रुवीय विलायक, इसे आप नोट कर सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या साधारण विसरण में गैर ध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सब्सटेंस, उनका परिवहन हो सकता है, जबकि जो पोलर सब्सटेंस हैं, जो ध्रुवीय पदार्थ हैं या जो खनिज आयन है, उनका जो परिवहन है वो इस प्रकार से हो सकता है, या जल का परिवहन भी इसी प्रकार से होगा, क्योंकि जल भी वसा में घुलनशील नहीं है।
जल भी वसा में घुलनशील या मिक्स नहीं होता है, तो जल का परिवहन कैसे होगा, जल कोशिका के भीतर कैसे आएगा, तो वो भी इसी प्रकार से सुविधा विसरण से ही आ सकता है, वसा में घुल के तो नहीं आ सकता। आप इस डायग्राम को या जो बातें यहाँ लिखी हैं इसका एक मोबाइल के थ्रू फोटो भी ले सकते हैं, और अगर आप साथ में नोट करते चले जा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा रहता है। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अभी हमारी बात हुई कि जल का आवागमन भी इसी प्रकार से होगा। एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा नाम आया है जिसके ऊपर सवाल भी पूछे जा चुके हैं, नीट जैसे एंट्रेंस में भी पूछे जा चुके हैं, पिछले 5-6 साल में क्वेश्चन आ चुका है। तो जल के आवागमन के लिए जिन प्रोटीन का उपयोग होता है, मुख्य तौर पे चैनल प्रोटीन जो अभी हमने नाम लिया था, तो कुछ चैनल प्रोटीन जिनकी मदद से, या वो प्रोटीन जो चैनल बनाते हैं ऐसा कह लीजिए, जैसे एक ये प्रोटीन, ये कोई दूसरा प्रोटीन, और हम कहेंगे कई प्रोटीन ऐसे बेलनाकार रचना में यूं व्यवस्थित हो गए, तो उन प्रोटीन से बना हुआ जो बेलनाकार रचना है, अगर ये परस्पर मिल जाए तो वो चैनल या सुरंग बंद हो जाएगा, अगर वो हट जाए तो खुल जाएगा। तो 8 प्रोटीन होते हैं, 8 प्रोटीन अणु कह लीजिए एक तरीके से, जो जल के लिए प्रवेश मार्ग बनाते हैं। वो चैनल प्रोटीन जिनके थ्रू जल का आवागमन होना है, उन्हें एनसीईआरटी में नाम दिया है एक्वा। एक्वा शब्द इंग्लिश में आता है जल माध्यम के लिए, जैसे आप कहते हो ना एक्वस यानी जलीय, तो एक्वा। और ये बीच में जब ये पृथक हो जाएंगे तो बीच में क्या हो गया, एक छिद्र। यहां हमें एक साथ 2 बातों का पता चला। एक तो हमें पता चला कोई भी चैनल प्रोटीन हो, जब वो चैनल बनाने वाले प्रोटीन हो, जब वो पृथक होंगे तो बीच में पोर होगा, छिद्र होगा, अवकाश होगा, तो उन्हें हम पोरिन कह सकते हैं। यानी चैनल प्रोटीन्स का ही एक दूसरा नाम क्या होता है, पोरिन्स। उन्हें हम पोरिन्स नाम से भी जानते हैं। पोर का मतलब छिद्र, तो छिद्रित वाले प्रोटीन ऐसा कह सकते हैं, या छिद्र मार्ग रखने वाले ऐसे प्रोटीन। तो छिद्र से ये शब्द की उत्पत्ति हुई पोरिन की। और दूसरा आपको बताया गया जिनके थ्रू जल इस प्रकार से आएगा, वो विशेष जिनसे जल का ही आवागमन होगा, उनके लिए क्या नाम दे दिया है, एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन को पूछा जा चुका है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये इस प्रकार से था, नेम द प्रोटीन थ्रू विच मूवमेंट ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड। जिनसे मूवमेंट ऑफ वाटर फैसिलिटेट होता है उन प्रोटीन का नाम बताइए। तो नाम हम क्या बताएंगे, एक्वापोरिन नाम बताएंगे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि एक्वापोरिन कितने प्रोटीन से बना होता है, तो 8 प्रोटीन रॉड दे मेक द एक्वापोरिन, उनसे एक्वापोरिन या जल वाले ये पोरिन बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात अब काफी स्पष्ट हो गया होगा आपको कि एक्वापोरिन क्या है और पोरिन हमने किसके लिए शब्द का उपयोग किया। चैनल प्रोटीन को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हीं चैनल प्रोटीन को हम टनल का मतलब भी एक सुरंग से लेते हैं, तो इन्हें हम टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप सभी को 3 शब्द मिल चुके हैं, चैनल प्रोटीन, उसी के लिए हमने शब्द उपयोग में लाए टनल प्रोटीन, और उसी के लिए हमने पुनः एक शब्द इस्तेमाल किया था पोरिन, या छिद्रित वाले जिनके बीच में कोई अवकाश बन जाए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये पोरिन वाली बात अभी हमने पूरी की। चाहे वो साधारण विसरण है या सहायता प्राप्त सुविधा वाला विसरण है, दोनों ही विसरण में आपने क्या देखा था, हाई से लो की तरफ पदार्थ जाते हैं। पदार्थ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। चाहे तो वो बाहर से भीतर आ जाए ज़्यादा से कम की तरफ, या वो भीतर से बाहर चले जाएं अगेन ज़्यादा से कम की तरफ। तो जब भी पदार्थ ज़्यादा से कम की तरफ आते या जाते हैं तो उसके लिए हम शब्द क्या कहते हैं, निष्क्रिय। उसके लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है अभी बोर्ड पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन 2 प्रकार का हुआ। एक हुआ साधारण विसरण और एक हो गया हमारा ये सुविधा विसरण, और दोनों में ही कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को यूं भी पूछा जा सकता है, एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है, और ये ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा का एक रूप है कोशिका के अंदर, ऊर्जा मुद्रा है एक। तो एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती तब हम
पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन उसे बोल देते हैं। तो निष्क्रिय परिवहन इस प्रकार से पूरा हुआ। तो आगे हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में या सक्रिय परिवहन के बारे में। और इस बीच मैंने ये पीछे ड्रॉ करके रखा हुआ है आपको स्पष्ट करने के लिए। तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन की बात करेंगे। निष्क्रिय परिवहन के दोनों प्रकार, साधारण विसरण और सुविधा विसरण, हम सुन चुके हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी वो सक्रिय वाला परिवहन जिसमें ऊर्जा का उपयोग होगा। तो सक्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां हमने एनर्जी लिख के क्रॉस किया था। एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी? जब भी कोई पदार्थ कम से ज्यादा की तरफ गति करेंगे, यानी अगर वो कोशिका के बाहर कम मात्रा में है फिर भी वो कोशिका के लिए आवश्यक है और कोशिका उन्हें अंदर ग्रहण करना चाहती है, तो कम से ज्यादा की तरफ उनका जो परिवहन होगा उसके लिए ऊर्जा आवश्यक रूप से लगेगी। अगर वो कोशिका के भीतर कम मात्रा में है, बाहर अधिक, लेकिन वो हो सकता है विषैले पदार्थ हो और कोशिका अभी उन्हें और बाहर निकालना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में भी जब भी वो कम से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे, चाहे वो बाहर से भीतर आ रहे हो, चाहे वो भीतर से बाहर जा रहे हो, अगर कम से ज्यादा की तरफ, तो उसके लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तरीके से जो हम सुन रहे थे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, सांद्रता के स्तर के अनुसार, अलोंग द ग्रेडियंट, ये शब्द हमने कल इस्तेमाल किया था, सांद्रता स्तर के अनुसार होता है। तो ये वाला परिवहन कैसे दिखाई देता है? ये दिखाई देता है विरुद्ध, सांद्रता स्तर के विरुद्ध। तो इसके लिए मैं यहां शब्द लिख रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जब भी कोई स्थानांतरण या परिवहन होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जब भी कोई परिवहन होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट हमने किसको कहा है? लो से हाई की तरफ। तो जब भी पदार्थों का लो से हाई की तरफ परिवहन होगा, भीतर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, जैसे भी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम उसे बोलेंगे। उसमें ऊर्जा या एटीपी की आवश्यकता होती है, यूज, उसमें एनर्जी का, एटीपी का यूज होता है। और जब यूज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन। जैसा कि बोर्ड पे पहले भी लिखा था, मैं एक बार फिर से यहां लिख दे रहा हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन हम इसे नाम देंगे। अब अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न आता है कि साधारण विसरण तो कहा था वसा से हो जाता है, वसा पदार्थों से हो जाता है कला के, और सहायता प्राप्त विसरण या सुविधा वाला विसरण उसको कहा था चैनल और कैरियर प्रोटीन के माध्यम से हो सकता है। तो ये जो सक्रिय वाला परिवहन है ये कैसे होता है? ये समझने में कठिन नहीं है, बिल्कुल ये भी आसान ही रहने वाला है। आप सोच के देखें, अगर कोई पदार्थ बाहर कम मात्रा में है, मैंने यहां लिखा है लो, न्यून सांद्रता है उसकी यहां पे, और भीतर वो हाई, ज्यादा मात्रा में है, और कोशिका उसको ग्रहण करना चाहती है, उसको कोशिका द्रव्य में लाना चाहती है, तो सोच के देखें, वसा में घुलनशील होगा तो ज्यादा से कम ही जाएगा। कम से ज्यादा यानी अधिक की तरफ आने में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, ये नहीं हो सकता, वसा से नहीं हो सकता। और कम से ज्यादा अगर ये चैनल जो पहले बंद हो और फिर खुल जाए, ये जो सुरंग रूपी प्रोटीन थे, सुरंग का कार्य करने वाले प्रोटीन थे, अगर ये खुल जाए तो भी एक सामान्य मानसिकता है, भाई भीड़ जहां ज्यादा होगी वो कम की तरफ ही तो जाएगी। तो यहां अधिक है, यहां कम है, और ये अवकाश मिल गया, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? ज्यादा से कम की तरफ। तो चैनल या वसा के द्वारा, चैनल प्रोटीन या वसा के द्वारा ये संभव नहीं है। तो फिर किस प्रकार से ऐसा होगा? फिर किस प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा? एक ही तरीका बचता है, कैरियर वाला। आप सोच रहे होंगे कैरियर को तो पहले सुविधा विसरण में भी बताया था। जब कोई पदार्थ बाहर ज्यादा है सपोज, और वो कैरियर से जुड़ गया, तो कैरियर स्वतः घूम जाते हैं, उसे भीतर की तरफ ले आते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ बाहर कम मात्रा में है तो भी इन कैरियर प्रोटीन से उनका जुड़ना या उनके साथ बाइंड हो जाना ये बिल्कुल संभव है। हाँ, दिक्कत आएगी घूमने में, तो कोशिका इनको ऊर्जा प्रदान करेगी और ऊर्जा प्रदान करते हुए इन्हें घुमा लेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा सकती है कोशिका कैरियर के द्वारा, क्योंकि कैरियर को ऊर्जा दे करके घुमाया जा सकता है। चैनल प्रोटीन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक रास्ता है, और रास्ता जैसा है वैसा है।
तो वो ज़्यादा से कम की तरफ ही परिवहन करेगा, ये पिक करके लाएगा, उसको उठा कर लाएगा। हाँ, अब ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि अब वो कम से अधिक की तरफ आ रहा होगा। तो ये बात शायद स्पष्ट हो गई होगी। अगर फिर भी कोई और प्रश्न इससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद में दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी कम से अधिक की तरफ जब परिवहन होगा। दूसरी बात स्पष्ट हुई, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसका नाम हमने दिया, इसे हम सक्रिय परिवहन कहेंगे। और कैसे होगा, तो ये स्टेटमेंट ही या ये कथन ही केवल रह गया था जिसको मैं अब नोट कर दे रहा हूं, थ्रू कैरियर प्रोटीन ओनली, केवल कैरियर प्रोटीन के द्वारा ही ऐसा हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। केवल कैरियर प्रोटीन के द्वारा ही ऐसा हो पाना संभव है। तो कैरियर प्रोटीन से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जब कोई कैरियर प्रोटीन, क्योंकि कैरियर प्रोटीन को आपने दोनों में सुना, ज़्यादा से कम की तरफ वो पदार्थों को लाएंगे तो स्वतः उसमें ऊर्जा नहीं लगेगी और इस प्रकार से वो सुविधा विसरण में शामिल हो जाएगा या निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन वही कैरियर प्रोटीन जब कम से अधिक की तरफ लाएगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब कोई कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ये बहुत ही खास सेंटेंस है, इसको पूछा जाता है और आपको इसे समझना है। इन चीज़ों को लेके हम बार बार भ्रम में होते हैं कि कभी पंप बोल देते हैं, कभी कैरियर को एक्टिव में कह देते हैं, कभी पैसिव में, और कभी चैनल, कभी टनल, कभी पोरिन, इतने सारे। तो इनमें परेशान नहीं होना है। चैनल, पोरिन, टनल ये स्पष्ट हो चुका पहले हमारा। कैरियर की हम बात कर रहे थे कि वो पैसिव करा सकते हैं, लेकिन एक्टिव भी केवल उन्हीं से संभव है, यह भी बात आई। तो जब कोई कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है तब हम उसके लिए नाम यूज करते हैं पंप। तो कहीं कहीं आपने सुना होगा, ज़्यादातर छात्र कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसी तरह से प्रोटॉन पोटेशियम पंप, H+K+ एटीपेज, ये आप नाम नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, सोडियम पोटेशियम पंप, Na+K+ एटीपेज, ATP आगे ASCase एटीपेज, और दूसरा मैंने बोला प्रोटॉन पोटेशियम वाला H+K+ एटीपेज। तो ये पंप के नाम दिए हैं मैंने दो, और ये दोनों वास्तव में कैरियर प्रोटीन है। तो कैरियर प्रोटीन ही जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, पंप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं इसको पूरा नोट कर रहा हूं। कैरियर प्रोटीन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बीच में थोड़ा अंतराल रखेंगे, इनएक्टिव नहीं, इन एक्टिव। तो कैरियर प्रोटीन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में शामिल होते हैं तो उनके लिए क्या नाम दे दिया है, पंप। उदाहरण मैंने अभी आपके सामने बोले हैं, आपको नोट करा दिए हैं। मैं एक नाम यहाँ पुनः लिख दे रहा हूँ, Na+K+ एटीपेज। तो ये एक कैरियर प्रोटीन का भी उदाहरण हमें मिल गया, या यूं कहें पूछा जाए इनमें से कौन सा पंप है, तो एक पंप का भी उदाहरण हमें मिल गया। इसी भांति अगर पूछा जाता है किसी चैनल प्रोटीन का नाम बताओ, तो वो आपको पहले मिल चुका है, एक्वापोरिन, ये चैनल प्रोटीन के नाम है। इसके अलावा भी आप जीव विज्ञान में अलग अलग जगह, कहीं जंतु विज्ञान में, कहीं और आप कहीं कैल्शियम चैनल के बारे में या अनेकों प्रकार के नाम और भी पढ़ते हैं। तो अब हमने एनसीईआरटी के अनुसार बताए गए दोनों ही प्रकार के परिवहन, निष्क्रिय और सक्रिय, दोनों के बारे में बात कर ली है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तक देखी तो शायद आपने बीच में कुछ और शब्द भी देखे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक वो शब्द क्यों नहीं आए। तो ये एक हिस्सा पैसिव अब स्पष्ट हो चुका है, निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव वाला सक्रिय परिवहन स्पष्ट हो चुका है। अब हम उन शब्दों को यहाँ पे ले सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, जिनको उन्होंने कहा है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, और इसके अलावा भी एक दो शब्द मैं और आपके सामने यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इस डायग्राम को मैं बने देने रह रहा हूँ और इसका बाकी का नीचे का हिस्सा मैं कुछ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ ताकि इसके थ्रू आपको मैं समझा सकूँ। तो ये वसा वाली जो परत है, वसा और प्रोटीन की जो परत है, कला जो है, उसके बारे में यहाँ डायग्राम बना हुआ है। आपने अभी ये एक कैरियर प्रोटीन देखा था, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन किसी एक पदार्थ को भी भीतर अथवा बाहर ले जा सकता है, कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन में कभी कभी एक से अधिक
समान अथवा भिन्न प्रकार के ऐसे अवकाश मिलते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कैरियर प्रोटीन एक पदार्थ या एक अणु को भी एक समय में ले जा सकता है, और कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पदार्थों के जुड़ने की संभावना है, वो एक से ज्यादा पदार्थों का एक साथ परिवहन कर सकते हैं। तो जब कोई कैरियर प्रोटीन सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, एक ही अणु एक ही पदार्थ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी एक दिशा में, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो कैरियर प्रोटीन यूनिपोर्ट कर रहा है। यूनि मतलब एक स्थानांतरण या एकल बोल देंगे इसको, तो वो एक का स्थानांतरण कर रहा है, तो वो कैरियर या वहन करने वाला प्रोटीन क्या कहलाएगा? यूनिपोर्टर, या इसको हम यूनिपोर्ट कहेंगे। अगर कोई कैरियर प्रोटीन एक साथ दो पदार्थों का एक ही दिशा में, अथवा यह भी संभव है एक को भीतर की तरफ ला रहा हो और दूसरे को बाहर की तरफ, जैसे मैं अगर इस डायग्राम से आपको किसी कैरियर के बारे में समझाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी एक पदार्थ को बाहर से जुड़ना, एक को भीतर से जुड़ना, और रोटेशन के बाद एक अणु जो भीतर से जुड़ा था वो बाहर और बाहर वाला भीतर लाया जा सकता है। तो इस वाले को जब दो अणुओं को या दो पदार्थों को वो परिवहन कर सकते हैं इकट्ठा एक साथ, तब हम नाम यूज करते हैं को ट्रांसपोर्ट। को माने साथ में। जैसे आप सभी ने एक शब्द सुना होगा सहशिक्षा, को एजुकेशन। तो सहशिक्षा मतलब बॉयज़ का, गर्ल्स का, यानी समझ गए होंगे आप, छात्र छात्राओं का इकट्ठा एक शिक्षण प्रोग्राम, तो वो सह शिक्षा प्रणाली हो गया। इसी प्रकार से सह विकास, को इवोल्यूशन, ये शब्द आप सुनते हैं। सह अस्तित्व नाश, दो जातियों का इकट्ठा नष्ट हो जाना जो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे नाम आया को ट्रांसपोर्ट। को माने सह परिवहन, एक साथ दो अलग अलग पदार्थों का परिवहन। तो जब भी कोई कैरियर प्रोटीन दो पदार्थों का परिवहन कर रहा है एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में, तो इसको हम नाम देते हैं सह परिवहन। अभी मैंने आपके सामने दो बातें रखी हैं, सह परिवहन के दो प्रकार बतलाए हैं। जब सेम डायरेक्शन, मैं इस डायग्राम के नीचे लिख रहा हूं, इस स्केच के नीचे लिख रहा हूं सेम डायरेक्शन, तो अगर दो अणु यहां जुड़े और वो एक ही दिशा में भीतर की ओर लाए जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम नाम देंगे, सेम डायरेक्शन वाले के लिए नाम देंगे हम सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट कब बोलते हैं? जब एक दिशा में उनका परिवहन हो रहा हो, एक दिशीय। तो एक दिशीय वाला जो उनका परिवहन है इस कैरियर प्रोटीन के द्वारा, वो कहलाएगा सिम्पोर्ट। और जैसा दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं, दूसरे कैरियर प्रोटीन की रचना में देख पा रहे हैं, इसके बाद ये वाला भीतर की तरफ और दूसरा जो भीतर जोड़ा था वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं विपरीत दिशीय या एंटीपोर्ट। तो साधारण विसरण, सुविधा विसरण, निष्क्रिय वाला परिवहन, ये हमारा पहले पूरा हुआ, और फिर उसके बाद हमने सक्रिय परिवहन पूरा किया, और अब हमने कैरियर प्रोटीन के द्वारा होने वाले सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट यानी एक दिशा में या विपरीत दिशा में होने वाले परिवहन के बारे में भी बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम इन बातों को इतना ही रखेंगे। हमने चैप्टर का मुख्य हिस्सा ट्रांसपोर्ट के प्रकार, एक्टिव पैसिव, ये पूरा कर लिया है। इनके बारे में एक तुलना का चार्ट बनाया गया है एनसीईआरटी में। मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो लेक्चर अब देख चुके होंगे, तो इसके तुरंत बाद आप उस टेबल को करने का प्रयास कीजिए। उसमें जो लिखा है कि यह यस, नो, नो, कुछ टेबल बनाई है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, क्या उसके लिए ऊर्जा चाहिए, फैसिलिटेटेड में चाहिए क्या, एक्टिव में चाहिए क्या, सिंपल किससे हुआ, फैसिलिटेटेड किससे हुआ, एक्टिव किससे हुआ। तो एक टेबल उन्होंने बनाकर दिखाई है, एक उन्होंने सारणी बना के वहाँ पे दिखाई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे हम जो भी कुछ हमने पढ़ा उसे फिर से पक्का कर सकते हैं। तो वो सारणी मैं कहूँगा कि आप खुद से तैयार करें, और अगर कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो मैंने पहले कहा है कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम, और आगे हम अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर से प्रस्तुत होंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर करें, क्योंकि वो सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म एक बन गया है। वो भी
एजुकेशन अच्छे से हिंदी के थ्रू एनसीईआरटी बेस ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।